हेलो डियर स्टूडेंट्स। आपने अभी तक बोहर मॉडल तक का जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लिया हुआ है, ठीक है। और अगेन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम बोहर्स मॉडल के फर्दर कुछ टर्म्स जो हैं लाइक एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बोहर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स तक का तो करवा दिया था, राइट। तो पोस्टुलेट्स होप आपको क्लियर होंगे अभी तक। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडवांटेजेस, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बोहर्स मॉडल? तो बोहर्स मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल दोनों में डिफरेंस था क्या? मैं यहाँ पे सिर्फ इतना सा लिख रही हूँ कि बोहर्स मॉडल ने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, the distribution of electrons around the nucleus is explained by Bohr's, ठीक है। तो बोहर ने मेन कॉन्सेप्ट हमारा दिया था ऑर्बिट्स का, और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये सब बताया था। और उनकी एनर्जी क्या होगी, रेडियस, वेलोसिटी, मोमेंटम एट्सेट्रा, तो ये सारा पोस्टुलेट्स में कवर हो गया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है बोहर मॉडल की? अब फर्स्ट एडवांटेजेस मोस्टली बेटा क्या होंगी, जो पिछले मॉडल की लिमिटेशन रही होंगी उसको कवर करेगा बोहर मॉडल, ठीक है। तो लास्ट टाइम क्या लिमिटेशन थी? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली द एटम इज नॉट स्टेबल, ठीक है। वाई द एटम इज नॉट स्टेबल? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल द इलेक्ट्रॉन्स आर continuously emitting radiations. Why? Because these both are charged species. The nucleus and the electron दोनों चार्ज्ड हैं, वन इज पॉजिटिवली चार्ज, अनदर वन इज नेगेटिवली चार्ज। तो जब बेटा इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड मूव करेगा, तो रदरफोर्ड का कहना था कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी अपनी एमिट करता जाएगा, धीरे धीरे स्लोली मूव करता हुआ इन द एंड न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। और जब दोनों कोलैप्स कर जाएंगे तो एटम की जो स्टेबिलिटी है उसी टाइम क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। लेकिन बोहर्स ने सबसे पहली चीज क्या एक्सप्लेन करी? द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। बोहर्स ने क्या बताया? दैट एटम इज स्टेबल। व्हाई इट इज स्टेबल? क्योंकि बोहर ने अपना एक पोस्टुलेट दिया था कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और हम बाहर से कोई इंटरप्शन नहीं करते हैं, कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं, हीट नहीं करते हैं, करंट पास नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, ना तो वो एनर्जी गेन करेगा ना लूज करेगा। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन अपने एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, वहाँ से शिफ्ट कहीं नहीं होगा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में कोलैप्स करेगा ही नहीं। और अगर कोलैप्स नहीं करा उसमें तो डेफिनेटली एटम इज स्टेबल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल द इलेक्ट्रॉन इज नॉट एमिटिंग द रेडिएशंस कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई एटम इज स्टेबल। होप आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट एडवांटेज, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सेकेंड एडवांटेज की। तो सेकेंड एडवांटेज हमारे पास क्या है? सेकेंड एडवांटेज क्या है बेटा? ही एक्सप्लेन्ड, बोहर एक्सप्लेन्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। बोहर एक्सप्लेन्ड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बोहर ने एक्सप्लेन करा था। तो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बेटा क्या किया था? हमने करा था कि हमने एक चैम्बर लिया, उसमें हमने हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे हमने इस चैम्बर में हाइड्रोजन गैस को, ठीक है, हम जब यहाँ पे लेते हैं हम क्या करते हैं, ये मैंने बाहर किसी बैटरी से कनेक्ट करा है, हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करना है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, सर्टेन रेडिएशंस को क्या करेगा, एमिट करेगा। जब एमिटेड रेडिएशंस को हम प्रिज्म में से पास करते हैं और उसके बाद में वो डिस्पर्स हो जाती हैं, फिर हम फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करते हैं, और हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि बहुत सारी जो लाइंस हैं वो आ रही हैं। तो स्पेक्ट्रम का रीज़न है क्या? बेसिकली स्पेक्ट्रम क्यों आता है किसी भी एलिमेंट का? तो ये किसने एक्सप्लेन करा? बोहर ने। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया उसने कहा कि देखो
सपोज आपने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिया, तो है तो उसमें हाइड्रोजन एटम, तो उसने कहा कि हाइड्रोजन एटम कैसा है, हाइड्रोजन एटम में सेंटर में न्यूक्लियस है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो जब आपने उसमें से करंट पास किया, ठीक है, या फिर आप हीट करते हो, तो आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो उसको, ठीक है। तो जैसे ही एनर्जी मिलेगी, तो बोहर ने तो बताया था कि इलेक्ट्रॉन को जब हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो अपने इसी ऑर्बिट में नहीं रहेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने हीट कर दिया या फिर हमने क्या किया, करंट पास कर दिया, तो हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दी। इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है, उस एनर्जी को गेन करना है, गेन करेगा तो वो किसी हायर ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जिस हायर ऑर्बिट में शिफ्ट हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। और जिसमें ऑलरेडी था वो स्टेबल था, वो क्या थी, इसकी नॉर्मल, और हम लोग कह सकते हैं इट वॉज ग्राउंड स्टेट, ठीक है। क्लियर हो गया। सो अकॉर्डिंग टू बोहर, जब आप हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, किसी हायर ऑर्बिट में एक्साइट होकर चला जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, अब ये जो बेटा आपका ऑर्बिट है ना, ये वाला एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में कोई भी स्टेबल नहीं होता है, वहां पे बहुत थोड़े टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन रुकेगा, वापस उसको अपनी ग्राउंड स्टेट में ही आना है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन वापस से जंप करके अपनी किस स्टेट में जाएगा, ग्राउंड स्टेट में, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको एमिट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। होप इट इज क्लियर कि हमारे पास हाइड्रोजन था, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता देती हूँ, ये रहा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन था, हमने एनर्जी दी, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जब एक्साइटेड स्टेट में गया तो यहाँ पे ये क्या है, इट इज़ अनस्टेबल, ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, हायर होती है, और जब हमारे पास हायर एनर्जी होती है सो देन वी विल बी अनस्टेबल। अब आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो अपने साथ, अब जैसे आप सपोज है ना, आप बीमार हो, ठीक है, तो जब आप बीमार होते हो तो आपकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी लेवल लो होता है। एनर्जी लेवल लो होगा तो आप मतलब ज़्यादा इधर उधर मूव नहीं करोगे, टिक के एक जगह पे बैठ जाओगे। लेकिन जब आप मतलब फुल ऑफ एनर्जी हो, बहुत एनर्जेटिक होते हो, तो बहुत मूवमेंट्स करते हो, तो आप क्या होते हो, अनस्टेबल होते हो, ठीक है। तो जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। अब वहाँ पे तो वो रुकेगा नहीं, अनस्टेबल है, तो वापस कहाँ आएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। और जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो क्या करेगा, जो उसने एब्जॉर्ब करी थी, वो फर्दर उसको क्या कर देगा, उस एनर्जी को रिलीज कर देगा। और वही एनर्जी जो है एक पर्टिकुलर लाइन की, जो फ्रीक्वेंसी की जो लाइन है वो स्पेक्ट्रम में शो कर देगी, दैट्स इट, ठीक है। तो उसने बताया कि देखो जी, जो फर्स्ट ऑर्बिट था, मान लो उसकी एनर्जी कितनी थी, E1, और जो नेक्स्ट ऑर्बिट में शिफ्ट हुआ, अब जैसे यहाँ पे किस ऑर्बिट में शिफ्ट हुआ है, सपोज इट इज सेकंड ऑर्बिट, चलो थर्ड है तो आप थर्ड ले लो, ठीक है। हमने हीट किया, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से कहाँ शिफ्ट हो गया, थर्ड ऑर्बिट में। जैसे ही वहाँ पे गया तो जब वापस आएगा तो वापस कितनी एनर्जी एमिट करेगा, जितना दोनों में गैप होगा, E3 माइनस E1, जो हायर एनर्जी लेवल था माइनस एनर्जी ऑफ लोअर लेवल, दोनों की एनर्जी को माइनस किया तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने क्या कर देनी है, रिलीज कर देनी है। अब आपको पता है दैट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी न्यू निकाल सकते हो, क्योंकि एनर्जी गैप बेटा आपको ऑलरेडी पता था, तो आपने क्या किया, एनर्जी गैप पता था, उसको प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ डिवाइड किया, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइन जो आपका हाइड्रोजन है वो एमिट करेगा। अब अगर थर्ड से फर्स्ट में आया तो एक अलग फ्रीक्वेंसी की लाइन आएगी, लेकिन अगर सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो एनर्जी गैप अलग होगा, तो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइन आएगी, ठीक है। तो ऐसे जो बोहर है उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आपको ये क्वेश्चन करा जाता है, हाउ बोहर्स मॉडल हेल्प्ड अस टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है बच्चा। अब एक यहाँ पे और चीज़ आती है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दैट वाई ए लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स appear in हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इतनी सारी लाइंस जो हैं वो क्यों आती हैं,
ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन बोहर ने बहुत अच्छे से दिया। मैं ये सारा सेकंड एडवांटेज में ही कवर कर रही हूँ, ठीक है, कि स्पेक्ट्रम रिलेटेड सारी क्वेरीज। ओके जी, तो कैसे एक्सप्लेन करा उसने? तो क्वेश्चन बच्चा ये है कि देखो, हमारे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब आपने हीट किया तो वो एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में शिफ्ट हो गया, जब वापस आया तो उसने एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइन एमिट करनी है, तो हमारे स्पेक्ट्रम में एक लाइन नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन हम लोग तो कहते हैं कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस आती हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, सीरीज, है ना। तो ऐसी तो बहुत सारी लाइंस आती हैं, तो इतनी सारी लाइंस क्यों आ रही हैं? दिस वॉज द क्वेश्चन। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया गया? इसका एक्सप्लेनेशन ये था कि देखो, हमारे पास क्या है, हमने जब इस पर्टिकुलर चैम्बर में, ठीक है, जब हमने हाइड्रोजन गैस को लिया था, तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस हमने कितनी ली होगी? सपोज हमने 1 ग्राम ले ली या 2 ग्राम ले ली, कितना भी अमाउंट लिया, तो अगर आप मोल कॉन्सेप्ट लगाते हो तो 1 ग्राम में भी कितने सारे एटम्स होंगे आपको पता ही है। सपोज हम 2 ग्राम भी ले लेते हैं तो उसमें भी एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फर्दर उसमें 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो इसका मतलब कि अगर हम बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट भी लेंगे ना हाइड्रोजन गैस का, तो उसमें भी बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे, ठीक है। तो अगर इतने सारे एटम्स होंगे तो हर एक हाइड्रोजन एटम के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास क्या हो गए? बहुत सारे हो गए। तो जब आपने हीट किया तो वो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पे क्या करेंगे? एक्साइट करेंगे, और जब वापस आएंगे तो इतनी सारी लाइंस देंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे चीज़ आपने क्या याद रखनी है कि देखो, हाइड्रोजन एटम्स बहुत सारे हैं। सपोज यहाँ पे ना मैं कोई 3 एटम्स ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। मान लो मैंने हीट किया तो उसमें ना सैंपल में मेरे पास सिर्फ कितने थे? 3 हाइड्रोजन थे, ठीक है। अब हुआ क्या, जब मैंने हीट किया तो बेटा ये ज़रूरी तो नहीं है कि सारे हाइड्रोजन एटम को एक जैसी एनर्जी मिले, किसी को हीट कम पहुंचेगी, किसी को बहुत ज़्यादा पहुंचेगी। सो ये मैटर करता है कि कौन कहाँ पे लोकेटेड है। तो देखो, फर्स्ट वाले केस में मान लो कि हाइड्रोजन को हीट बहुत ही मतलब कम मिलती है, तो वो किसी आसपास वाले लेवल में शिफ्ट हो जाएगा। सपोज करो वो फर्स्ट लेवल से कहाँ चला गया? सेकेंड लेवल में, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हुआ कि हीट इतनी ज़्यादा पहुंच गई कि इलेक्ट्रॉन सीधा शिफ्ट होके कहाँ चला गया? सपोज चला गया 6th लेवल में, ठीक है। था पहले कहाँ पे? फर्स्ट लेवल में, और कितनी सारी एनर्जी मिल गई तो उतना ही हायर कहीं शिफ्ट हो जाएगा, तो 6th लेवल में चला गया। अब क्या होगा? अब जब वापस आएगा तो वापस आने के क्या चांसेस हैं? जो 6th वाला है बेटा वो कैसे वापस आएगा? वो ऐसे भी हो सकता है कि 6 से सीधा जंप करके फर्स्ट लेवल में आ जाए, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 6 से पहले 5 में जाए, फिर 5 से कहाँ जाएगा? 3 में, फिर 3 से 1 में। या ऐसा भी हो सकता है 6 से 4 में चला जाए, 4 से 3 में चला जाए, 3 से 2 में चला जाए, देन 2 से 1 में। तो इसका मतलब जब हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एनर्जी मिलती है, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल तक एक्साइट होते हैं। फिर जब वो वापस आएंगे तो वापस आने में वो एक जंप में भी वापस आ सकते हैं, बहुत सारे जंप्स में भी आ सकते हैं। तो जिस जंप में वापस आएंगे उतना एनर्जी गैप हो जाएगा और उतनी ही फ्रीक्वेंसी की हमारे पास जो लाइन है वो एमिट हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे पास जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम आता है उसमें अलग अलग लाइंस आती हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस लेवल से किस लेवल में जंप कर रहा है, ठीक है जी। तो अब अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करके देखना चाहो तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज फर्स्ट लेवल, दिस इज योर सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। सपोज 7 ये मैंने ऑर्बिट्स ड्रॉ करे हैं, ठीक है। तो इन ऑर्बिट्स में अगर आप बताना चाहो कि इलेक्ट्रॉन कैसे वापस आ रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेट से फर्स्ट में आता है, या थर्ड से फर्स्ट में आता है, या फोर्थ से फर्स्ट में आता है, ठीक है, किसी भी हायर स्टेट से अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल में आ रहा है डायरेक्टली, तो ये सारी जो फ्रीक्वेंसी है ये कौन सी सीरीज में चली जाएगी? लाइमन सीरीज।
लाइमन सीरीज में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल, टू द फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। लेकिन अगर कोई जंप लगा के सपोज यहाँ आ रहा है, सपोज थर्ड से कहाँ पे आ गया, सपोज आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में आया, या फोर्थ से सेकंड में आ गया, या फिफ्थ से, सिक्स्थ से, सेवेंथ से। अगर किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से आपका इलेक्ट्रॉन जंप होके सेकेंड लेवल में आ रहा है तो वो आपकी कौन सी सीरीज हो जाएगी, इट विल बी योर बाल्मर सीरीज, ठीक है बच्चा। उसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके थर्ड लेवल में आ रहा है, ठीक है, तो वो कौन सी सीरीज हो जाएगी आपकी, इट विल बी योर पाश्चन सीरीज, ठीक है। सिमिलरली अगर फोर्थ में आएगा तो कौन सी हो जाएगी आपकी, ब्रैकेट, ठीक है। और अगर फिफ्थ में आएगा तो कौन सी हो जाएगी, फंड सीरीज। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट्स में एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट लेवल में आएगा तो लाइमन सीरीज, सेकेंड लेवल में आएगा तो बाल्मर, थर्ड में आएगा पाश्चन, फोर्थ में आएगा तो ब्रैकेट, फिफ्थ में आएगा तो फंड। तो अलग अलग लेवल में जंप्स के अकॉर्डिंगली हमारे पास अलग अलग जो लाइंस हैं अलग अलग सीरीज में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये तो था कि बोहर ने कितने अच्छे से सारे का सारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसको एक्सप्लेन करा। होप आपको दोनों एडवांटेजेस अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। अब और अगर बात करें बोहर्स की एडवांटेजेस की, तो थर्ड एडवांटेज, एक तो बोहर ने बहुत हमें ना मतलब बेनिफिट क्या दिया कि हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी, वेलोसिटी एंड रेडियस, ठीक है। किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैसे फाइंड करना है, वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है, या फिर एनर्जी कैसे फाइंड करनी है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही करवा दिया था एक्सप्रेशन। एनर्जी के लिए क्या जो वैल्यू दी थी, -1312/n² इंटू Z²। यूनिट्स क्या थी, किलो जाउल पर मोल, ठीक है। एनर्जी की वैल्यू उसने बताई थी। अच्छा, इसके अलावा आप एनर्जी की वैल्यू ये भी लिख सकते हो, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जाउल पर एटम, वही आएगा साथ में ओवर n² इंटू Z²। n क्या है आपका ऑर्बिट कौन सा चल रहा है, और z क्या है आपका एटॉमिक नंबर। तो बोहर ने बताया कि देखो हम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में उसने ये भी बताया कि हम वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और अगर हमने करना है डिवाइड किसके साथ होता है, n के साथ, और मल्टीप्लाई किसके साथ होता है, z के साथ, यूनिट्स मीटर पर सेकेंड, ठीक है। z/n, अलग अलग एटम के लिए अलग अलग z, और उस अकॉर्डिंग वेलोसिटी भी अलग अलग, ठीक है। और थर्ड उसने क्या बताया, थर्ड उसने बताया कि हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, a0 n²/z, ठीक है। a0 आपका क्या था, 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस भी किन यूनिट्स में आएगा आपका, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया कि बोहर ने हमें हेल्प किया टू कैलकुलेट एनर्जी, वेलोसिटी एंड रेडियस, ठीक है, ऑफ एनी ऑर्बिट। यहाँ तक हो गया क्लियर। देन नेक्स्ट बेनिफिट आपका बोहर्स का, नेक्स्ट बेनिफिट आपका बच्चे ये है कि उसने हमें बताया रिडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है। रिडबर्ग्स फॉर्मूला हमने ऑलरेडी करा हुआ है, ठीक है। तो रिडबर्ग्स फॉर्मूला को डिराइव कैसे करना है वो बताया, ठीक है। वो जो हमने फॉर्मूला किया था फ्रीक्वेंसी वाला, मैं लिखती हूँ पहले यहाँ पे, हमने किया था ना, वेव नंबर इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1² - 1/n2², ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये बताया था रिडबर्ग ने। तो ये फॉर्मूला उस टाइम कहाँ से आया था, स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला था, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया उस टाइम कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जो बोहर है उसने अपने पोस्टुलेट के बेसिस पे इस फॉर्मूला को डिराइव करके बताया। अब बोहर ने कैसे एक्सप्लेन किया, उसने कहा कि देखो हमारे पास ये एटम है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, यानी ये n1 है, ठीक है। ये आपका हो गया इनिशियल लेवल। आपने जब हीट किया तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके हायर ऑर्बिट में चला गया, दिस इज योर n
टू लेवल, ठीक है। तो जब वापस अपनी एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट करेगा। तो उसने कहा फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है। तो देखो जी, अब बोहर ने कैसे हेल्प करना आपको। बोहर ने कहा कि हमें इतना तो पता ही है दैट जो एनर्जी डिफरेंस होता है दोनों में वो कितना होता है, E2 माइनस E1। फाइनल एनर्जी जो हायर एनर्जी होगी ऑर्बिट की माइनस लोअर, क्योंकि ये ज़्यादा होती है ये कम होती है और एनर्जी हमने नेगेटिव में लानी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो हायर एनर्जी है उसमें से लोअर वाली माइनस कर रहे हैं। अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी करा, ठीक है, ये वाला, या आप ये वैल्यू लिख सकते हो जाउल पर एटम। तो इसका मतलब एनर्जी का मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन सेकेंड लेवल है तो यहाँ पे n आपका 2 आ जाएगा, n2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सॉरी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय फर्स्ट एनर्जी लेवल था आपका तो मैंने n1 लिख दिया, n1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कॉमन निकाल देते हैं, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, -1/n2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 1/n1 स्क्वायर। अब इनको आप आगे पीछे कर सकते हो, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब ये तो आ गई आपकी एनर्जी की वैल्यू। अब आपको पता है एनर्जी आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू hc/λ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 1/λ यही रहने दो और जो hc है वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, hb एंड cb, ठीक है। अब इसके बाद में जब आपका ये आ गया तो इसका मतलब अब जब ये आ जाएगा तो 1/λ क्या होता है, वेव नंबर, h की वैल्यू कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, c की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁻8। तो जब हमने सारी वैल्यूज फिल करी तो वैल्यू किसके इक्वल आ रही थी, जितनी रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू थी, एंड साथ में क्या आ गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला डिराइव हो के आ गया। सो बोहर्स मॉडल का पॉस्टुलेट यूज करके हमने रिडबर्ग फॉर्मूला डिराइव कर लिया, स्पेक्ट्रम को जो एक्सप्लेन करता था, ठीक है। सो दिस इज अगेन अनदर एडवांटेज ऑफ बोहर्स मॉडल। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस। नेक्स्ट टाइम हम डिसएडवांटेजेस कवर करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू।